वेलकम टू सिविल्स ओनली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही अपने एक जजमेंट के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही है। मामला था डिवोर्स का एंड द पिटिशनर बिलोंग टू मीना कम्युनिटी विच इज़ एसटी कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, और इनका क्या कहना है कि सी इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिटी exempted from the provisions of हिंदू मैरिज एक्ट, और इसलिए डिवोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके हस्बैंड ने डिवोर्स के लिए फाइल किया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अब जल्द से जल्द लागू करने के लिए सरकार को प्रयासरत होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, और ये चर्चा कोई नई नहीं है। मतलब समय समय पर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कर चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आज हम लोग, चूँकि ये मामला अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है और इस पर एक अलग से एक बहुत बड़ी बहस हो सकती है, इसलिए उतना डेप्थ में ना जाते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को, मतलब इसके बारे में हम लोग बात करें तो बहुत सारी बातें की जा सकती है, अगेंस्ट में, फॉर में, और इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी। हम लोग अपने आप को कन्फाइन रखेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसको बैलेंस्ड अप्रोच में देखते हुए कि क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा से, और अगर आप कुछ सालों में देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चूँकि माना जाता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसके एजेंडे पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और गवर्नमेंट के तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट्स आ चुके हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहते हैं। और 2020 में भी आपने देखा होगा एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आ चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। ठीक है, हालांकि उसका कुछ नहीं हुआ, मतलब वो पारित नहीं हो पाया, और इस बार भी इसके लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया दोबारा से। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे डिस्कस करने की, और लास्ट में इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। राइट, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? चूँकि ये नाम में ही है इसके यूनिफॉर्म, मतलब कानून जो कि नागरिक से जुड़ा हुआ है, नागरिक के पर्सनल मामलों से जुड़ा हुआ है, जैसे डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज। इसलिए नागरिक के पर्सनल मामलों से जुड़ा हुआ कानून, कोड यहाँ पे क्या हो गया, लॉ हो गया। ठीक है, कानून जो कि यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन्स और द कम्युनिटी दे बिलोंग, उनके लिए एक ही समान कानून होगा इन मामलों से जुड़े। तो यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, वन लॉ फॉर द इंटायर कंट्री। चूँकि हमारे देश में डाइवर्सिटीज़ है, डाइवर्सिटीज ऑफ एथनिसिटी है, मतलब अलग अलग कल्चर के लोग भी रहते हैं, अलग अलग रिलीजियस के लोग रहते हैं, इसीलिए उनको नज़रअंदाज करते हुए, नज़रअंदाज कहने ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, मतलब उससे ऊपर उठकर एक ही विधान बनाया जाए, एक ही कानून बनाया जाए इन मामलों से रिलेटेड। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र मिलता है हमारे संविधान में अंडर पार्ट 4 ऑफ DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? जो आर्टिकल 37 कहता है कि दिस प्रिंसिपल्स आर दी बेसिस और शुड बी दी बेसिस ऑफ गवर्नेंस। सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो भी कानून बनाया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक और फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, इन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। ठीक है, और वही प्रिंसिपल्स को लिस्ट किया गया है इसी पार्ट के अंदर। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि स्टेट शैल एंडेवर का मतलब विल ट्राई, कोशिश करेगी कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए इंडिया में। किन मामलों से जुड़ा हुआ? अगेन मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, जो पर्सनल मामले हैं उनसे जुड़ा हुआ।
चूँकि हम जानते हैं कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं इन मामलों से जुड़े हुए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मैरिज ले लीजिए, शादी, ठीक है। अब हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट या फिर हिंदू कोड बिल के तहत क्या कानून है कि अगर आप एक शादी के बंधन में बनते हैं, अगर आपकी एक शादी होती है, तो जब तक ये डिज़ोल्व ना हो, मतलब डिवोर्स ना हो लीगली, तब तक आप दूसरे में नहीं जा सकते, मतलब दूसरी शादी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एंटर इनटू द सेकेंड मैरिज। बट मुस्लिम में ऐसा नहीं, एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हो, राइट। तो यही पर्सनल मामले हैं जो कि आर्टिकल 44 में लिखा गया है कि इन मामलों से रिलेटेड एक सिंगल विधान होना चाहिए, ठीक है, सिंगल कानून होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए, मतलब सिंगल कहने का सेंस ये है, ठीक है। सो आर्टिकल 37 क्या कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, और इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ऐसे समझ लें कि जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की जो डिस्कशन चल रहा है अभी भी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू किया जा सका है अभी तक, क्यों नहीं गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रिंजेंट या फिर कोई फर्म डिसीजन लिया इसको लेकर? क्योंकि अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा है कि कानून मंत्रालय या फिर सरकार इसके बारे में सीरियसली कुछ सोचे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए पूरे देश में, ठीक है, पर्सनल मामलों में। क्यों? क्योंकि इन मामलों में अगर देखें तो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमें दिखता है। जैसे शादी के मामलों अगर देखें, डिवोर्स के मामले में देखें, जब इंटरफेथ मैरिज या फिर इंटरफेथ कोई भी जब पर्सनल डिसीजंस लेते हैं इन मामलों में, तब भी हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होता है। क्यों? जो पर्सनल लॉज हैं दे आर बेस्ड ऑन द रिलीजियस और द कल्चरल बेसिस, ठीक है। तो ये जो पर्सनल कानून बनते हैं ये कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो रिलीजन, जो अलग अलग रिलीजन्स है, डाइवर्सिटीज़ हैं रिलीजियस में, तो उन्हीं रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ के आधार पर ये लॉज बने हैं। जो प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो करते आए हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, कल्चरल प्रैक्टिसेस है, तो सभी धर्मों के सभी पंथ के अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, और उन्हीं के आधार पे हम लोगों ने अपना कानून बनाया कि शादी के लिए क्या कानून होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए। अब पहले भी अंग्रेज के टाइम में भी, मतलब जब कॉलोनी थी इंडिया, उस वक्त भी अंग्रेज़ों ने ये कोशिश की थी कि इंडिया के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, तो वैसा ही कुछ कानून लाया जाए पर्सनल मामलों को लेकर, लेकिन अंग्रेज भी विफल रहे। और इसी कारण से 1780 में एक डिक्लेरेटरी एक्ट लाया था ब्रिटिशर्स ने। और डिक्लेरेटरी एक्ट क्या कहता है कि हिंदूज़ के लिए हिंदूज़ लॉ होना चाहिए और मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉज होना चाहिए। वो भी हार मान गए कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, या वो नहीं कर पाए। और इसी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नई बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज़ थे जो कि डिफ़र करते थे इस इशू पे, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी के तहत जो आज हम देख रहे हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के तहत नहीं था, बल्कि ये फंडामेंटल राइट्स के तहत इसको डालने की बात की जा रही थी, ठीक है। जिसको कि बाद में जो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी से जुड़े हुए जो लोग थे, जिनके कि हेड पटेल थे खुद, वो भी इसके अगेंस्ट थे, और इसलिए इसको फिर पार्ट 4 में रखा गया था, राइट। तो इसलिए इतना आसान नहीं है। और पर्सनल लॉज के मामले भी अगर आप देखें तो पर्सनल लॉज जो है, ये पर्सनल लॉज यूनियन लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट में नहीं है ये, बल्कि ये कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में जो बहुल्य कम्युनिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं, कहीं पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, कहीं पे हिंदू ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्टेट्स का भी कॉन्सेंट यहाँ पे लेना ज़रूरी है। इसीलिए इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है कि अगर इस पर कोई स्टेप लिया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, तो इस पर स्टेट्स की भी सहमति लेनी चाहिए। हालांकि हम लोग जानते हैं कि कंकरेंट लिस्ट पे अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो वो ओवरराइड कर जाएगा स्टेट के कानून को। बहरहाल,
तो इसके फेवर्स में क्या क्या बातें की गई है और इसके अगेंस्ट में क्या बातें की गई है, फिर फंडामेंटल राइट्स में क्या प्रोविजंस है हम उसको देखेंगे, और अंत में देखेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कुछ एक ब्रीफ उसमें हम लोग जानकारी लेंगे। सो इसके फेवर में क्या बातें कही गई है, राइट। सबसे पहली बात कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके एब्सेंस में जो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, पर्सनल मामले में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, इस कारण से क्या होता है कि अभी जैसे कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है, चूँकि यूथ्स में ग्लोबल लेवल पे भी देखा गया और इंडिया के अंदर भी जो रिलीजियस इंक्लिनेशन है, ठीक है, जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो घटती जा रही है। तो क्यों हम इन पे ज़बरदस्ती ये लॉज, जो पर्सनल लॉज हैं विच अगेन अराइज फ्रॉम दी प्रैक्टिसेस, द कल्चरल प्रैक्टिसेस और द रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉर ईयर्स, ठीक है, जो हज़ारों साल से हम लोग ढोते आ रहे हैं, वो क्यों हम इन पे थोपे, क्योंकि ये मानते नहीं इन चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए ये भी कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ना होने के कारण जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स है सॉरी, वो अराइज होता है, ठीक है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर ऐसा कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है मसला क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही। जैसे जो लैंडमार्क जजमेंट रहा वो 1985 का, आपको साहबानो केस आपने सुना होगा, जो कि ट्रिपल तलाक से जुड़ा हुआ है। तो जो साहबानो केस है, इसमें क्या था, साहबानो के जो हस्बैंड थे, इन्होंने आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ मैरिज, ट्रिपल तलाक जो इंस्टेंट तलाक था, जिसको कि तलाक बिद्दत कहते हैं, इसके तहत उन्होंने इनको डिवोर्स दे दिया और मेंटेनेंस देने से मना कर दिया, ठीक है। और हाल ही में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव भी जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इस पर कानून बनाइए तलाक बिद्दत पे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है जो इंस्टेंट तलाक है। तो इसमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर 1995 का एक केस है, सरला मुदगल का केस, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सरला मुदगल केस में क्या था, इसमें धर्मांतरण का केस था। क्या केस था, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। चूँकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप एक शादी जब तक डिजॉल्व नहीं हो तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, यानी रीमैरिज नहीं कर सकते, और मुस्लिम्स में ऐसा नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में। इसलिए लोगों ने, मतलब जो एक दो मामले थे इसमें, दो या सर चार मामले थे, इसमें इन्होंने धर्मांतरण कर लिया, इस्लाम अपना लिया दूसरी शादी करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक केस था जिसमें कि इस केस में भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए फिर, ठीक है। तो समय समय पर कोर्ट्स के द्वारा भी, जो सर्वोच्च न्यायालय है या फिर उच्च न्यायालय है, उनके द्वारा भी कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। और जब कॉमन कोड होगा या फिर यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स होंगे, तो ऐसे में क्या होगा, जो ये मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस के मामले हैं, इसमें एक समान रूप हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर देखें या फिर टोटलिटी में देखें, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये कम होंगे, ठीक है, बहुत कमी आएगी, ऐसा मानना है। और अगर अगेंस्ट में बात करें, तो अगेंस्ट में हम ज़्यादा देखते हैं कि अगेंस्ट में हमें ज़्यादा इस पे चर्चाएं मिलती है, ठीक है, कि अगर सबसे पहली बात तो ये कहा जाता है कि जो फ्रेमर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, अगर उनको पर्सनल लॉज पे सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता या फिर पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन देना होता, ठीक है, तो वो पर्सनल लॉज को कंकरेंट लिस्ट में रखते ही क्यों, ठीक है। तो उन्होंने कंकरेंट लिस्ट में इसलिए रखा, जो अभी जस्ट हम लोगों ने बात की है, कि स्टेट्स, चूँकि स्टेट्स में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, इसलिए स्टेट्स का भी इसमें सहमति लेना आवश्यक है। और चूँकि अगर हम देखें कि स्टेट्स की सहमति लेनी पड़े, अगर 50% स्टेट्स की भी सहमति लेनी पड़े, तो क्या ये पॉसिबल दिखता है नियर फ्यूचर में कि स्टेट्स एग्री कर जाएंगे कि हाँ ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए पर्सनल मामलों में? ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है। एक तो ये है,
उसके बाद लॉ कमीशन ने 2018 में एक रिपोर्ट जारी किया था जिसका नाम था रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ। इसमें भी इन्होंने अगेन बात की कि इट इज़ नेदर फिजिबल नॉट डिज़ायरेबल, चूँकि डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं और अभी लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं इस बात पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए पर्सनल मामलों को लेकर, इसलिए अभी इस मामले को ड्रॉप कर देना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। फिर ऐसे मामले जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि स्टेट्स हो सकता है नहीं सहमत हो, ऐसा जो रिसेंट एक मामला था मोटर व्हीकल एक्ट का, उसमें भी कई राज्य थे जैसे केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, इन्होंने रिफ्यूज़ किया। ठीक है, दे वर रिलक्टेंट टू अडॉप्ट द न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019। और केरला ने तो एक रेजोल्यूशन भी पास कर दिया था अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में। हालांकि हम लोग जानते हैं कि जब पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाती है दैट अगेन ओवर रूल और ओवर राइट द स्टेट रेजोल्यूशन और द एक्ट, राइट। सो इसके अलावा भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में हमें क्या मिलता है। आर्टिकल 25 यहाँ कह रहा है कि इंडिविजुअल के पास या सिटीजन के पास राइट टू रिलीजन है, धर्म चुनने का अधिकार है, वो किस धर्म किस पंथ को मानना चाहते हैं। और ये हम धर्म की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, आर्टिकल 26B में भी जो रिलीजियस मैटर है उसको किस तरीके से वो मैनेज करना चाहते हैं लोग, ये वो भी उनका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 29 में भी जो कल्चर है उसको कंजर्व करना, जो डिस्टिंक्टिव कल्चर मतलब अलग अलग जो कल्चर है, वाइब्रेंट कल्चर से उसको कंजर्व करना भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। तो हम लोग ये रिलीजन या फिर कल्चर की बात क्यों कर रहे हैं। अगेन हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी, जो पर्सनल लॉज हैं, जो आज हम मैरिज और सक्सेशन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से इनका जन्म हुआ। दिस आर बेस्ड ऑन द कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो कि हम हज़ारों साल से करते आ रहे हैं। और अगर फंडामेंटल राइट से हमारा कि हम अपने रिलीजियस मैटर्स मतलब यही शादी विवाह और डिवोर्स, ठीक, यही सारे मामलों के बारे में हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो इसको हम खुद अगर मैनेज करें, ये हमारा अगर फंडामेंटल राइट्स है, तो आपको क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना इतना आसान रहेगा। फंडामेंटल राइट्स का हनन यहाँ पे इसका मामला भी आ सकता है सामने, कोर्ट्स के सामने, राइट। तो इसीलिए इसको टेढ़ी खीर कहा जाता है कि यह भी फिजिबल नहीं है, यह भी डिज़ायरेबल नहीं है, इसलिए लॉ कमीशन नहीं कह रही। कारण यही है चूँकि ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाला गया। और यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी हम बाद में देखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया कि स्टेट ट्राई करेगी जब ऐसा ज़रूरत महसूस होगा या फिर परिस्थितियाँ जब बनेंगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्टेट्स लागू करेंगी। ठीक है, ऐसा स्टेट के द्वारा ट्राई करना चाहिए। स्टेट क्या, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट यहाँ पे सिर्फ राज्य की बात हम लोग नहीं कर रहे, राइट। इसलिए हम लोग कल्चर और रिलीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चूँकि जो पर्सनल लॉज हैं दे हैव ओरिजिनेटेड बेस्ड ऑन द कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और इसको मैनेज करना इट कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 में ये रखा गया। ठीक है, तो ये आड़े आ सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के, राइट। और आर्टिकल 25 भले सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ ऑर्डर और मोरालिटी है, लेकिन आर्टिकल 26 इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, भले इसको हम होल्ड कर सकते हैं लेकिन इसे नहीं, रिलीजियस मैटर्स को हम कैसे मैनेज करें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी फंडामेंटल राइट्स, तो इसलिए इसको होल्ड नहीं किया सकता, राइट। सो फंडामेंटल राइट्स को भी अगर देखें, इसके प्रोविजंस को भी, तो हमें दिखता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, इतना ईजिली इसको नहीं किया सकता है लागू, राइट। तो अब कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बना रही थी तो उस वक्त भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई मत थे, 2 अलग अलग मत थे कहने का मतलब, राइट। कुछ लोग कह रहे हैं इसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर रखा जाए, जिसमें कि अंबेडकर और नेहरू भी थे इसके पक्ष में, और कुछ लोग जैसे खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद which was the president of Constituent Assembly, सरदार पटेल which was the head of Fundamental Rights सब कमेटी, ये इसके खिलाफ थे। M.A. अयंगर वो भी इसके खिलाफ थे।
मदन मोहन मालवीय वो भी इसके खिलाफ थे, राइट। तो बहुत सारे बड़े पर्सनैलिटीज़ थे, दे वर रिलक्टेंट टूवर्ड्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड टू बी इंक्लूडेड अंडर द फंडामेंटल राइट्स। और जैसे हिंदू कोड बिल, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये भी एक यूनिफॉर्म कोड है, इसको जब लागू करने की बात की गई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ तक कह दिया कि आई विल रिटर्न द बिल बैक टू द पार्लियामेंट और आई विल यूज़ माई वीटो। अगर यह बिल मेरे सामने आया मैं इस पर साइन नहीं करूँगा, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड चूँकि फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आ पाया, इसलिए यहाँ पे है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वाज मेड लेस इम्पॉर्टेंट देन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे, जो राइट टू रिलीजन है और राइट टू मैनेज दी रिलीजियस अफेयर्स वो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, तो उससे कम इम्पोर्टेंस रखा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को, कम इम्पोर्टेंस दिया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को, इसलिए पार्ट 4 में रखा गया, राइट। सो ये कुछ डिस्कशन था आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। आपने देख लिया कि कैसे इसके खिलाफ भी कुछ सेंटिमेंट्स बने हैं और इसके आगे जो फेवर में है इसके भी फेवर में, चूँकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अगर कह रही है, सो यहाँ पे समझ रहे आप, जब आप फेवर में बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इसके फेवर में है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच, इसलिए हमने बात की बैलेंस्ड अप्रोच लेके आपको चलना होगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि चूँकि राजेंद्र प्रसाद और पटेल इसके ख़िलाफ़ थे इसलिए हम भी इसके ख़िलाफ़ हैं, या फिर जैसा हमने देखा कि जो इसके अगेंस्ट है सेंटिमेंट्स वो ज़्यादा हैं और इसलिए इसको लागू नहीं करना चाहिए, तो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जुडिशरी अगर ऐसा कह रही है कि नहीं इसको लागू किया जाए तो ग्रेजुअली इसको लागू करना चाहिए। जब आप आंसर लिखेंगे, जो आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिटिकली एग्जामिन द नीड ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, ठीक है, तो इसको समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, बैलेंस्ड रखना आपको अपने आंसर को, कि हालांकि जो सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो फिजिबल नहीं दिखती है, और इसको आप बैक करेंगे किससे, लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स, ठीक है, फिजिबल नहीं दिखती है, बट ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया जा सकता है। इसके आप इम्पोर्टेंस बताइए, इसके क्या लाभ है वो बताइए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको कैसे टैकल किया जाएगा इससे, ठीक है, इस कोड को लाने से, यूनिफॉर्म कोड को लाने से। तो इस पर आपको स्ट्रेस देते हुए कंक्लूड करना है अपने आंसर को, और एक तरफा आपको आंसर नहीं लिखना है कि नहीं इसको नहीं करना चाहिए या फिर करना ही चाहिए लागू, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए, और इसके साथ 2017 में एक बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगा क्वेश्चन पूछा गया था बेस्ड ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्या किस चीज़ को ये लिमिट करता है, लेजिस्लेटिव फंक्शन को, एग्जीक्यूटिव फंक्शन को, या इनमें से कोई नहीं, इसको आपको आंसर करना है, ठीक है। और इसके आंसर को आप जो प्रीलिम्स आंसर है इसके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। सो मिलते हैं एक और रेलिवेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।